Hello students, today we will discuss group 18, that is noble gases. What are the members of group 18? यानी कि नोबल गैसेस के कौन कौन से मेंबर हैं? सुने ध्यान से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर्स 2, 10, 18, 36, 54, 86 and 118. Last two members are radioactive, that is radon is radioactive, and very last member is oganesson, that is an octium. अब इनके बारे में इनको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इनकी अक्रेंस, ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। वेरी फर्स्ट, इनका जो फर्स्ट सोर्स है, प्राइम सोर्स, वो है एयर। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस 1% बाय वॉल्यूम आर फाउंड इन द एयर, एयर में पाई जाती हैं और वो इनका मेन सोर्स है। फर्स्ट 5 मेंबर्स यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये 5 मेंबर एयर में पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो नोबल गैस पाई जाती है वो है आर्गन। इसके बाद सेकेंड जो सोर्स है इनका वो है नेचुरल गैस। वर्ल्ड के कुछ लिमिटेड रीजन्स हैं, जैसे अमेरिका और कनाडा के कुछ रीजन्स, जहां पे जो नेचुरल गैस निकालते हैं उसके साथ कुछ मात्रा में हीलियम पाई जाती है। वहां 2 से लेके 7% हीलियम एलोंग विद नेचुरल गैस निकलती है। और आज के समय में मैं आपको बताऊं तो सबसे मेन सोर्स जो हीलियम का वो यही है। अमेरिका और कनाडा के कुछ क्षेत्रों से निकलने वाली नेचुरल गैस के साथ ये निकलती है। तीसरा जो इसका सोर्स है वो है इसका रेडियोएक्टिव मिनरल्स। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके मिनरल्स जैसे कि मोनेजाइट, थोरियम का मिनरल, पिच ब्लेंड और यूरेनाइट, यूरेनियम का मिनरल्स, इनके अंदर भी हीलियम पाई जाती है। इसके बाद में कुछ वर्ल्ड के स्प्रिंग वाटर हैं जिनमें डिजॉल्व्ड हीलियम, नियॉन और आर्गन पाई जाती हैं। इनके अंदर रेडॉन जो रेडियोएक्टिव है उसका मेन सोर्स रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम 88 रेडियम टू 26, 88 रेडियम 226 के रेडियोएक्टिव डीके से या डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और इसका जो प्रोडक्ट है वो है रेडॉन। लाइक दिस, यहां से अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम होके 86 हो जाएगा, दैट इज 86। और 86 पे जो एलिमेंट अकर होगा वो है आपका रेडॉन, Rn, एंड मास नंबर इसका 4 कम हो जाएगा तो मास नंबर होगा इसका 222। 86 रेडॉन 222 प्लस 2 हीलियम 4, ये है आपका अल्फा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स सुने आप, जब रेडियम का रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो एक अल्फा पार्टिकल और इसके साथ ये रेडॉन को प्रोड्यूस करता है। ये थे इनके अकरेंस। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस। नेक्स्ट अपन लेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनमें सबसे पहले वी विल टेक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो आउटर सेल या वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हीलियम का है 1s2 और अदर जो नोबल गैसेस हैं
उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर सेल का यानी वैलेंसी सेल का, वो है आपका S2p6, बिकॉज इनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं और इस कारण से इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और हीलियम में जैसा कि डुप्लेट कंप्लीट है। इस कारण से देखिए ये केमिकली इनर्ट है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, साधारण परिस्थितियों में ये किसी प्रकार की कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, ये नो गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी नहीं कर सकते हैं। सॉरी, नो गेन मीन्स इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन गेन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तीसरा जो पाथ है इनका वो है नो शेयरिंग, क्योंकि इनके जो आउटर सेल में ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे डबली ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि फुली पेयर्ड हैं। इस कारण से इनकी शेयरिंग के अंदर भी कोई टेंडेंसी या कोई रुचि नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँ, ना तो ये लॉस करते हैं, ना ये गेन करते हैं और ना ही ये शेयर करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो नहीं है, ये केमिकली इनर्ट हैं। जनरल परिस्थितियों में ये कोई प्रकार के रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, जो भी नोबल गैसेस हैं सारी की सारी वो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस गैसेस हैं। ना ये बर्न होती हैं खुद और ना ही ये बर्निंग में कोई हेल्प करती हैं। फिजिकल स्टेट में आपको मैं नेक्स्ट बात बताऊं तो ये सारी जो नोबल गैसेस हैं ये मोनोएटॉमिक हैं, दैट इज ये कंबाइन होके मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। इसका रीजन आपको जैसा कि पता है, इनका आउटर सेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये कभी भी दो एटम मिलकर कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, इसलिए ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि ये मोनोएटॉमिक ही होती हैं। तो बच्चों इसका प्रूफ ये है, इनकी जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है दोनों Cp और Cv। व्हाट इज Cp? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो रेशियो है ये थ्योरेटिकली 1.66 आता है, जो कि मोनोटॉमिक गैसेस के लिए पाया जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो प्रूफ एविडेंस वो आप पूछना चाहेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आता है, और जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं और मोनोटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि आप कभी भी हीलियम मॉलिक्यूल He2 या नियॉन मॉलिक्यूल Ne2 ये नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू एटॉमिक रेडियस। इनकी जो एटॉमिक रेडियस की अगर अपन बात करें तो इनके किसी पीरियड में, पीरियडिक टेबल के किसी पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे धीरे स्मॉल और स्मॉल यानी धीरे धीरे कम होती जाती है और ग्रुप 17 तक जाते जाते बहुत स्मॉल हो जाती है रेडियस, यानी घटती जाती है लगातार। लेकिन ग्रुप 18 पे जाके नोबल गैस अपने पीरियड में हाईएस्ट साइज के साथ होता है, यानी नोबल गैस की साइज किसी भी पीरियड में अधिकतम पाई जाती है, हाईएस्ट पाई जाती है। इसका रीजन क्या है, सुने ध्यान से आप। नोबल गैसेस चूंकि मोनोटॉमिक हैं तो इनकी जो रेडियस अपन मेजर करते हैं वो रेडियस है इनकी वेंडरवाल्स रेडियस, और वेंडरवाल्स रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बहुत ज्यादा होती है। इस कारण एक पीरियडिक टेबल के किसी पीरियड में हाईएस्ट जो एटॉमिक रेडियस लिए होती हैं वो नोबल गैस ही होती है, क्योंकि इनकी जो रेडियस है वो वेंडरवाल्स रेडियस है। इन अदर केसेस अपन कोवेलेंट रेडियस नापते हैं। अगर नोबल गैसेस के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हर बार एक नया एनर्जी सेल जुड़ने के कारण वेंडरवाल्स रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट वी आर टेकिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स सुने ध्यान से, इनकी अपने पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट या
अधिकतम होती है। इसका रीजन सुने आप, इसका कारण क्या है? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, फुली फील्ड है, यानी ऑक्टेट इनका कंप्लीट है हीलियम को छोड़कर, हीलियम के केस में डुप्लेट। तो इनके इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई रुचि नहीं है। फिर भी यदि आप इलेक्ट्रॉन रिमूवल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मींस ये है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट इन द पीरियड होती है। अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे इनके ग्रुप में तो साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ घटती चली जाती है। नेक्स्ट वी आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं आपको बता दूं, नोबल गैसेस जो हैं इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हीलियम के अलावा। तो जैसा कि इनका आउटर शेल कंप्लीट फुली फिल्ड है तो इनकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि उसको अकोमोडेट कराने के लिए जगह ही नहीं अवेलेबल है इनके पास। फिर भी यदि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो होगा क्या, वो आउटर शेल में ना जाके इनका जो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल है उसमें आप एंटर कराएंगे। और अगर उसमें एंटर कराना है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मींस इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव हैं, दे हैव पॉजिटिव वैल्यूज। और यदि आप ग्रुप में, इनके ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनकी साइज बढ़ती चली जाएगी, और साइज बढ़ेगी तो बढ़े हुए साइज में इलेक्ट्रॉन जोड़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट वी आर starting with now we will start with melting and boiling points। तो जो नोबल गैसेस हैं आपकी इनर्ट गैसेस, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ही कम हैं, बहुत ही लेस हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, ये सुने आप ध्यान से। इनके अंदर वीक वेंडरवाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो। तो इनके फोर्सेस वीक होने के कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। अगर इनके ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो इनकी साइज बढ़ती चली जाती है, और साइज बढ़ने के कारण वेंडरवाल्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी। नोबल गैसेस आर वेरी स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि इनकी पानी के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है या विलेयता है वो बहुत कम होती है। अगर मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो ये है आपकी 8 to 40 ml, 8 से लेकर 40 ml तक नोबल गैसेस 1 लीटर पानी में घुलती हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये जो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू दर्शाती हैं कि इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है पानी के अंदर। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू लिक्विफेक्शन। इनको अपन लिक्विड में या द्रव में कैसे चेंज कर सकते हैं, इनका लिक्विफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो सुने आप ध्यान से। दे आर वेरी हार्ड टू लिक्विफाई। इनको लिक्विड में चेंज करना इतना आसान नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही हार्ड है। और फिर अगेन मैं आपको ये बताऊं उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। चूंकि इनके अंदर फोर्सेस वीक हैं, कमजोर हैं। तो जब कमजोर फोर्सेस हैं और आप इनको प्रेशराइज करेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो जैसे ये लिक्विफाई होने के लिए नजदीक आएंगे तो इनके अंदर फोर्स बहुत मजबूत नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, इस कारण ये आसानी से लिक्विफाई नहीं हो पाते। पर यदि मैं इनके एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं तो चूंकि साइज वेंडरवाल्स रेडियस हमेशा बढ़ती है और बढ़ी हुई साइज के अंदर वेंडरवाल्स फोर्स ज्यादा लगेंगे तो ग्रुप के अंदर लिक्विफिकेशन आसान होता चला जाएगा। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक कलर। अगर नोबल गैसेस में और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया जाए कम प्रेशर के ऊपर तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो अपनी ट्रैफिक की जो सिग्नल लाइट्स हैं उसके अंदर नोबल गैसेस का यूज किया जाता है, और फिर वो रेड है या फिर येलो है या फिर जो ग्रीन सिग्नल है ये इम्पार्ट करते हैं, उसमें भी नोबल गैसेस का यूज है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। ये अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा देते हैं जिनके द्वारा इनको आइडेंटिफाई आप
कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एड्सॉर्प्शन बाय कोकोनट चारकोल। नोबल गैसेस एक हीलियम को छोड़ के कोकोनट चारकोल के ऊपर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एड्सॉर्ब करा सकते हैं। सो दिस इज देयर एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट आई एम कमिंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल रिएक्शंस। एंड वेरी फर्स्ट इज केमिकली इनर्ट, यानी कि ये केमिकली इनर्ट है, साधारण परिस्थितियों में कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। मैंने इसका कारण आपको ऑलरेडी बता दिया है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ना ये गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ना ही ये शेयर करते हैं। तो गाइस सुने आप ध्यान से, 1962 से पहले तक ये माना जाता था कि नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट हैं और वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। पर 1962 में नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले और ऑक्सीजन और एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन करा के एक कंपाउंड बनाया O2 प्लस PTF6-, और वो एक सॉलिड था। अब उसके बाद उनको कुछ लगा कि ऑक्सीजन के बराबर ही आयनाइजेशन एंथैल्पी जिनोन की होती है, तो उन्होंने एक प्रयास करके देखा और उन्होंने जिनोन को हीट किया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, और वो अपने प्रयास में सफल हुए और उन्होंने पहला नोबेल गैस कंपाउंड Xe प्लस PTF6- बनाया, जो कि रेड कलर का सॉलिड था। और इसी के साथ जो दुनिया में ये भ्रांति थी कि नोबेल गैसेस इनर्ट हैं, वो कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं, वो भ्रांति लोगों की खत्म हो गई। और देखते ही देखते नील बार्टलेट ने नोबेल गैसेस का पहला रियल कंपाउंड बना डाला। इसके बाद यही नहीं अंत हुआ कहानी का, उन्होंने और अदर साइंटिस्ट ने मिलकर अदर कंपाउंड्स जैसे जिनोन रुथेनियम हेक्साफ्लोराइड और जिनोन रोडियम टेट्राफ्लोराइड बनाए। इसके बाद वो इस काम के लिए और मोटिवेट हुए और उन्होंने फ्लोरीन के साथ इनके 3 और कंपाउंड जिनोन फ्लोराइड्स बनाए, जो कि थे जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्साफ्लोराइड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं XeF2, XeF4, XeF6, इनकी प्रिपरेशन मेथड्स और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उनमें इनकी स्ट्रक्चर्स के साथ आएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।